नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, और यह है इसका दूसरा भाग है। इससे पहले हमने एक भाग जो है इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, जिसमें मैंने एनसीईआरटी में जो इससे संबंधित चीज़ें बताई गई है और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, वो मैंने आपको कल समझाया था। लगभग 1 घंटे का वो लेक्चर था। तो अगर मान लो किसी को ये लगे कि मुग़ल साम्राज्य के बारे में सर ने बहुत बड़ा बना दिया है, क्योंकि मैंने एक पर्सनल राजाओं के बारे में भी समझाया है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरे लेक्चर देख लेना। वो आपको उससे फ़ायदा ही होगा, क्योंकि एक एक राजा के बारे में पता होना, उसका शासनकाल कैसा था, किस प्रकार से उसके काल में जो है आंतरिक व्यवस्था थी, ये पता होने की वजह से जब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करना, कल वाला जो लेक्चर था मुग़ल साम्राज्य वाला, और आज का जो लेक्चर है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था वाला, यानी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था का भाग 1 और भाग 2, ये दोनों अगर आप देख लेंगे मुग़ल व्यवस्था के बारे में, तो भी बहुत से क्वेश्चन जो है आपके मुग़ल साम्राज्य से संबंधित सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे आज जो कुछ चीज़ें कल के लेक्चर से छूट गई थी, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो इसमें हम देखने वाले हैं फैक्ट्स के तड़के के साथ में, है ना। तो मुग़ल शासन प्रणाली किस प्रकार की हुआ करती थी, ये हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुग़ल राज व्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी। सबसे पहले तो ये एक केंद्रीय व्यवस्था हुआ करती थी। ये एक केंद्रीय व्यवस्था हुआ करती थी। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं, है ना। तो यहाँ से जो है आपको पता, ये ध्यान देते रहना है कि कोई भी लाइन जो है यहाँ पर अनावश्यक नहीं लिखी हुई है, आपको लगेगी ये तो चलो छोड़ो ये। तो ये एक केंद्रीय व्यवस्था हुआ करती थी। सैनिक राज्य एक तरीके से ये हुआ करता था, और इसमें केंद्रीय व्यवस्था हुआ करती थी। और ये किस पर आधारित थी, फारस और अरब की प्रणाली पर आधारित ये हुआ करती थी, ठीक है ना। जिसमें भारतीय व्यवस्था और व्यवहारिक रीति रिवाजों का जो है वो सम्मान भी साथ ही साथ उसमें किया जाता था। अब देखिए, मुग़ल सम्राट की स्थिति किस प्रकार से हुआ करती थी। तो वो एक निरंकुश राजा हुआ करता था, है ना, यानी उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं था। हालांकि वो स्वेच्छाचारी नहीं था, उसके ऊपर उलेमा वगैरह जो लोग थे, यानी कि मुस्लिम धर्म के जो धर्मगुरु हुआ करते थे, उन लोगों का उसके ऊपर अंकुश हुआ करता था। वो फतवा जारी करके उसके ऊपर अंकुश लगाया करते थे। परंतु जब तक उसकी सेना मजबूत रहती थी, उसके हाथों में सेना रहती थी, तब तक ये फतवे जो है कागज़ के टुकड़े मात्र बन के रह जाते थे, है ना। क्या याद रख लेना, सैन्य शासन हुआ करता था। सैन्य केंद्रीकृत सैन्य शासन जो है वो मुग़ल काल में हुआ करता था। ऐसा स्टेटमेंट बन गया था यूपीएससी में। अब इसके और अधिकारी कौन से थे, तो वजीर मतलब आज का अगर प्रधानमंत्री माने हम तो वो, तो उस काल में भी प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था, वो होता था वजीर, जिसे वकील भी कहा जाता था। फिर देखिए दीवान कौन होता था, दीवान होता था वित्त मंत्री। आपने सुना होगा ना, गांधी जी के पिता जो है वो दीवान थे। तो दीवान का मतलब क्या है, दीवान का मतलब है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो उस काल में हुआ करते थे। अभी अपने कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो इस प्रकार से दीवान जो है वो हुआ करता था फाइनेंस मिनिस्टर। मीर बख्शी कौन हुआ करता था। देखिए, ये क्वेश्चन बन गया था यूपीएससी में कि मीर बख्शी जो है वो किसके काल में पद जो है वो सृजित किया गया था, और ये कौन होता था। तो मीर बख्शी जो था वो कौन होता था, ये होता था सैन्य विभाग का मुखिया होता था। डिफेंस मिनिस्टर जो है वो होता था मीर बख्शी। अभी हमारे मीर बख्शी कौन है, हमारे मीर बख्शी हैं श्री राजनाथ सिंह जी, है ना। तो वो हमारे मीर बख्शी अभी है। सैन्य विभाग का मुखिया ये हुआ करता था। तो सैन्य विभाग का मुखिया है तो उससे संबंधित जो घोड़े रखना, उनको दागना, हुलिया दर्ज करना, ये सब प्रशिक्षण देना, ये सब इसी का कार्य हुआ करता था, ठीक है। फिर आता था मीर सामा कौन होता था, ये शाही भंडारी हुआ करता था। किस प्रकार से भंडार गृह जो होते थे, शाही भंडार गृह, उनका ये अधिकारी हुआ करता था। और सम्राट के जो भी उद्योग, भंडार, सेना और शाही परिवार की आवश्यकताएं जो होती थी, उनकी पूर्ति करने का मैनेजमेंट कौन संभालता था, मीर सामा ही संभाला करता था। फिर यहाँ पर देखिए घुड़सवार जो है वो कितने प्रकार के होते थे। एक होता था बरगीर, जो राज्य की ओर से जिन्हें सारा सामान दिया जाता था। सिलेदार होते थे, जिन्हें खुद को अपनी व्यवस्था करनी पड़ती थी, है ना। और उस काल में तोपें भी हुआ करती थी। जिनसी तोप मतलब जो भारी तोपें होती थी, और दस्ती तोपें मतलब जो हल्की तोपें हुआ करती थी, है ना। तो ये चीज़ें आप देख लेना। बरगीर का मतलब था जिन्हें राज्य की ओर से सारा साजो सामान मिलता था, और सिलेदार जो है इनको खुद ही सारे साजो सामान की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यानी घोड़े के ऊपर जीन, उसके तलवार सारा सामान जो है सैनिकों को खुद ही करना पड़ता था, और इनको कौन देता था, बरगीर को राज्य दिया करता था, ठीक है। आगे चलें।
फिर है सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर से याद रखना, सद्र अगर दिया जाए तो भी वही बात है, सद्र उस सुदूर पूरा नाम हो जाए तो भी याद वही बात है। सद्र होता था कि सम्राट को धार्मिक विषयों के मामले में जो उसको परामर्श दिया करता था ना, वो होता था सद्र उस सुदूर या सद्र, है ना। कि कोई भी धार्मिक मामला आ गया तो वो सलाह किससे लेता था, सद्र से ही वो सलाह लिया करता था। एक होता था काजी, देखिए इन दोनों में आदमी कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे, एक होता था सद्र, एक होता था काजी। इन दोनों में जो है बच्चे खास तौर से कन्फ्यूजन कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी हो गया था अपने समय में जब मैं पढ़ा करता था, तो हालांकि पढ़ता तो अभी भी हूँ। सद्र जो है वो होता था, इस पर धार्मिक मामलों से संबंधित सलाह लेता था सम्राट। और काजी होता था, ये क्या करता था, जो धर्म से संबंधित विषय होते थे उन पर न्याय दिया करता था काजी। काजी होता था न्याय विभाग का मुखिया, है ना। समझ में आ गया आपको बात। अब है मुहत्सिब। मुहत्सिब मैंने जब आपको अकबर का काल में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था मुहत्सिब इसने नियुक्त किए अकबर ने। तो मुहत्सिब कौन हुआ करते थे, इनका कार्य हुआ करता था, देखिए जहांगीर में औरंगजेब आपको पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था मुहत्सिब कौन होते हैं। मुहत्सिब लोग वो होते हैं जिनका कार्य होता है कि राज्य में शरीयत के अनुसार कानूनों का पालन किया जा रहा है कि नहीं, ये सब कार्य जो है मुहत्सिब के ही कार्य हुआ करते थे। फिर औरंगजेब के काल में इनको मंदिर तोड़वाने का काम भी दे दिया गया था कि भैया आप जो है वो ढूंढ ढूंढ कर मंदिर तोड़ो। तो आप मंदिर तोड़ने वाला तो भूल जाओ, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि मुहत्सिब हुआ करता था कि कुरान के अनुसार या शरीयत के अनुसार या इस्लामिक धर्म के अनुसार राज्य में जो है कानूनों का पालन हो रहा है कि नहीं। ये आ गया देखिए काजी या काजी उल कुजात या मुख्य काजी। तो काजी जो होता था वो न्यायिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। हालांकि सम्राट जो है वो हुआ करता था सर्वोच्च अधिकारी, तो परंतु वो तो सम्राट तो सम्राट है। अगर जैसे आज देखा जाए तो मुख्य अगर देखा जाए सबसे बड़ा न्यायाधिकारी कौन है अपने यहाँ, तो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मगर फिर भी इससे ऊपर भी एक है ना, जैसे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन है अभी हमारी, द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं अभी, है ना। डीवाई चंद्रचूड़ भी हमारे सीजीआई हैं। तो ये काजी हुआ करते थे मुख्य न्यायाधिकारी। फिर दीवाने बयूतात, ये इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शाही कारखाने जो होते थे ना, उनका ये अधीक्षक हुआ करता था। तोफ खाने का दरोगा, देखिए इतना इजी तो यूपीएससी नहीं पूछेगी कि सीधा सीधा आपको पता लग जाए। दरोगा या डाक चौकी, इतना सीधा सीधा भी नहीं पूछेगी। डाक विभाग का ये अधिकारी हुआ करता था। दीवान आला हुआ करता था। राज्य कोष और राजस्व का जो अधिकारी था वो दीवान आला हुआ करता था। तो काजी आपको याद रख लेना है यहाँ से, ठीक है। आगे चलें। अब देखिए केंद्रीय शासन तो हमने देख लिया, अब देखेंगे प्रांतीय शासन किस प्रकार से हुआ करता था। तो शासन करने की सुविधा की दृष्टि से देखिए अभी हमारे देश को 28 राज्यों में बांट रखा है, और उसी प्रकार से उस काल में भी जो राज्य हुआ करते थे उनको सूबों में या प्रांतों में विभक्त कर दिया जाता था, है ना। अगर देखा जाए अकबर और जहांगीर के समय 15 सूबे हुआ करते थे, शाहजहां के समय 18, औरंगजेब के समय इनकी संख्या 20 हो गई थी, है ना। तो सूबे में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था, सूबेदार। तो सूबेदार याद रह जाएगा ना, है ना। सूबा जैसे आज हमारे राज्य हैं, राजस्थान सूबा, पंजाब सूबा, गुजरात सूबा, इस प्रकार से सूबे हुआ करते थे। ये प्रांत हुआ करते थे उनके राज्य के अधीन। तो सूबे का सर्वोच्च अधिकारी सूबेदार होता था। इसकी सहायता के लिए देखिए दीवान, फाइनेंस मिनिस्टर इसके पास भी होता था। बख्शी यानी सेना का अधिकारी, फौजदार, कोतवाल, है ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे होता था ना। कोतवाल होता था नगर का अधिकारी, नगर में पुलिस अधिकारी के जैसा हुआ करता था इसका कार्य कोतवाल का। फिर काजी, न्यायाधिकारी, सदर, आमिल मतलब आमिल कौन अधिकारी होता था, जो राजस्व वसूली किया करता था। बितिकची, पोतदार, है ना, खजानदार, इस प्रकार के इसके सहायता के लिए अधिकारी हुआ करते थे। जैसे चीफ मिनिस्टर होना, चीफ मिनिस्टर की सहायता के लिए भी तो अधिकारी वगैरह होते ना, उसके सेक्रेटरी वगैरह, उसी प्रकार से ये हुआ करते थे। वाक़या नवीस का कार्य क्या हुआ करता था, जो भी सूबे में जो भी कार्यकलाप घटित हो रहे हैं, जो घटनाएं घटित हो रही है, वो आके सम्राट को बताया करता था। कानून को पटवारी, ये तो आपको पता ही है ना। और इसका जो है स्थानांतरण किया जा सकता था। तो देखिए स्टेटमेंट बन जाए कि सूबेदार जो है क्या इसका स्थानांतरण कर दिया जा सकता था, तो हाँ इसका स्थानांतरण कर दिया जाता था। 2 या 3 वर्ष के अंतराल पर इसका स्थानांतरण कर दिया जाता है, यानी इसका ट्रांसफ़र किया जा सकता था ताकि अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर पाए। फिर आता था दीवान। सेम वही दीवान कौन होता था, फाइनेंस मिनिस्ट्री हुआ करता था। और इसको क्या करते थे, दीवान जो है वो यहाँ पर हो गया सूबेदार। तो अकबर के शासन की एक विशेषता ये थी बढ़िया कि सारी शक्ति सूबेदारी अपने अंदर ग्रहण न कर ले, इसके लिए क्या करते थे, इसका प्रतिद्वंदी अधिकारी दीवान नियुक्त कर दिया जाता था। और ये जो दीवान होता था, दीवान सीधे किसके लिए उत्तरदायी होता था, ये सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था। तो ये सूबेदार अगर कोई
वहाँ पर गड़बड़ी करता था तो ये क्रॉस चेक के लिए अधिकारी कौन था, दीवान, ये बता देता था सम्राट को आके कि सम्राट ये बंदा है ना वहाँ पर ये वाला कार्य कर रहा है, ये भ्रष्टाचार कर रहा है, इसने ये आपके पैसे खा गया आके, ठीक है, ये सब बता दिया करता था। फिर आता था फौजदार। फौजदार कौन होता था, ये देखिए सीधा सीधा इसका ये जो प्रांतीय सेना होती थी उसका सेनानायक हुआ करता था, ठीक है, प्रांतीय सेना का सेनानायक हुआ करता था। और ये भी सम्राट जो है यानी सीधा अकबर को अगर हम सम्राट माने एक समय के लिए कि अकबर के शासन की भी अगर हम सिर्फ बात करें तो सम्राट ये क्या करता था, ये सम्राट के प्रति वफादार हुआ करता था, ताकि देखिए वहाँ पर कुछ भी होता था तो सीधे आदेश किससे, सम्राट से ये पाया करता था। तो क्रॉस चेक जो है उसकी इसमें एक व्यवस्था की गई थी ताकि सूबेदार जो है वो पूरा शक्तिशाली ना बन जाए, सबके बीच में अधिकार जो है वो बांट रखे थे, है ना, ठीक है। जिस प्रकार से अभी है ना कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका के बीच में अधिकारों का शक्तियों का जो बंटवारा कर रखा है उसी प्रकार से उस काल में भी किया गया था, है ना ठीक है। इसकी सहायता के लिए भी बहुत सारे अधिकारी हुआ करते थे। आमिल, देखें यहाँ पे लिखा आमिल, आमिल जो राजस्व वसूली किया करता था वो था आमिल। फिर है सद्र। सद्र वही मैंने बताया, सद्र उस दूर सद्र देख ले तो सद्र जहाँ भी आ जाएगा वो क्या कार्य करेगा, वो धार्मिक मामलों से संबंधित जो है उसको सलाह देगा। आमिल कौन होता था, आमिल होता था जो राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी होता था, वो होता था आमिल, और उससे संबंधित जो कार्य होता थे वो सारे यही करता था। लगान वसूलने से संबंधित यानी भूमि की पैमाइश करना है ना, फिर उस पर जमा जो है वो निर्धारित करना है, फिर प्राप्त करना है। तो मैंने कल इन दोनों के बीच में अंतर पूछा था, बताया था आपको, और ये देखिए एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, जमा और हासिल। जमा क्या होता था, जमा होती थी जो राजस्व निर्धारित किया जाता था सरकार के द्वारा वो होता था जमा, और जो वास्तविकता में प्राप्त होता था वो होता था हासिल। फिर बख्शी कौन होता था, सेना का वेतन अधिकारी ये हुआ करता था, बख्शी जहाँ भी आ जाए वो सेना अधिकारी होगा। और बिटिक्ची कौन होता था, बिटिक्ची होता था ये आमिल जो था, आमिल कौन, जो लगान वसूल करता था, इसकी सुचारिता पर रोक लगाने के लिए अधिकारी हुआ करता था, है ना। और ये अच्छा लेखक और मुंशी, मुंशी मतलब वही जो वित्त व्यवस्था है उसके ज्ञान रखने वाला हुआ करता था ये बिटिक्ची। और ये जो आमिल है इसकी स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी, है ना ये बिटिक्ची हमने देख लिया। कोतवाल, कोतवाल क्या होता था, ये रक्षा विभाग का अधिकारी होता था, और इसको न्यायाधीश की भी शक्तियाँ दी गई थी वैसे तो, कि कोतवाल जो है वो निर्धारित कर सकता था कि हाँ कौन गलत है, कौन चोर है, कौन चोर नहीं है ना। नगर व्यवस्था, नगर में जो शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम किसका था, कोतवाल का ही हुआ करता था। आज के दौर में आप मान लीजिए पुलिस अधिकारी ये हुआ करता था। वाक्य नवीस, जो भी घटनाएं घटित होती थी वो सम्राट को आके बताया करता था ये, ठीक है। एक मिनट पानी पी लो मैं। फिर आता है परगने, सरकार। सरकार का मतलब जो जिले, अब पूरा राज्य था उसको प्रांतों में विभाजित कर दिया, और प्रांतों को किस में कर देंगे, जिलों में कर देंगे। जिलों को क्या कहते थे, सरकार, और है ना, बस आप इतना ही इसमें याद रखिए। फिर जो जिले होते थे उनको किस में विभाजित कर देते हैं हम, आज तहसीलों में, तो उस टाइम पे सरकार को परगनों में विभाजित कर दिया जाता था। परगने या महल, महल मतलब गाँव का समूह होता था, उससे महल कहा जाता था। महल से महालवाड़ी शब्द निकला है ना, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये सब चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे आगे मॉडर्न इंडिया में का इतिहास जब हम पढ़ेंगे तब। तो सरकार जो थी वो परगनों में विभाजित कर दी जाती थी, परगने या महलों में उसको विभाजित कर दिया जाता था, और प्रत्येक परगने में एक शिकदार हुआ करता था, है ना, एक शिकदार, एक आमिल और एक पोतदार, और एक तथा कुछ बितक्ची लोग जो थे ना, बितक्ची ये लोग भी हुआ करते थे, ताकि वो लोग उसकी जो आमिल लोग हैं उनकी ये सहायता किया करते थे। गांव जो है वो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, और गांव में जो है ग्राम पंचायत हुआ करती थी, कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था। और ग्राम पंचायत है इसका एक मुखिया हुआ करता था, और मुखिया की नियुक्ति कौन करता था, ग्राम के जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वो इसकी नियुक्ति किया करते थे। इसका कार्य क्या था कि जो भी कर अधिकारी हैं उनकी ये सहायता करता था, और ग्राम से जो भी कर इकट्ठा करना था वो ग्राम का मुखिया ही देखा करता था। और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना और जातिगत व्यवस्था बनाए रखना कि सब व्यक्ति अपनी जातिगत बंधन जो है उनकी पालना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कार्य किसका था, ग्राम के मुखिया का हुआ करता था। ये कल भी हमने देखा था। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आ जाता था अपना सूबा, सबसे बड़ा। सूबे को आगे विभाजित कर दिया जाता था सरकार में, और सरकार को आगे किसमें, परगना में विभाजित कर दिया जाता, और परगना के नीचे क्या आ जाते थे, गांव आ जाते थे। ये जो है ये आरोही अवरोही क्रम आपको याद रख लेना है
यूपीएससी 2021 का ये क्वेश्चन है ना। आपको लग रहा होगा कि सर तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। यूपीएससी 2021 का ये क्वेश्चन है। लर्निफाई जो है यानी कि अपनी संस्था, अपना चैनल, इसने एक नई पहल शुरू करी है कि जो भी चैप्टर मैं पढ़ाता चल रहा हूँ उससे रिलेटेड कम्युनिटी जो है, अपना कम्युनिटी टैब है, उस पर रोज़ सुबह जो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वो क्वेश्चन जो होगा वो अपने पढ़ाई से रिलेटेड ही होगा, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, या सर सिर्फ बकवास कर रहे हैं। बकवास देखिए, यूट्यूब के ज़माने में बहुत सारे चैनल हैं, बकवास ज़्यादा करते हैं, फालतू का ज़्यादा पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से कम पढ़ाते हैं, प्रमोशन करना ज़्यादा उद्देश्य है उनका। तो आपको जो है क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा जानना ये है कि क्या नहीं पढ़ना है ना। तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते रहिए और उसके अकॉर्डिंग आप खुद जज करते रहिए कि सर सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, सर नहीं सही पढ़ा रहे हैं। तो कम्युनिटी टैब है, उस पर रोज़ सुबह आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी से संबंधित, ताकि आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि हाँ यार ये वाली चीज़ तो मुझे पढ़नी चाहिए और ये वाली छोड़ देनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सैनिक व्यवस्था उस काल में किस प्रकार से हुआ करती थी। सेना देखिए पैदल भी हुआ करती थी, घुड़सवार भी होते थे, तोपखाना भी हुआ करता था, और मुगल तोपखाना तो प्रसिद्ध हुआ करता था अपनी सैन्य ताकत के लिए। जहाँ जहाँ मुगल तोपखाना चला गया मान लो इनका जीतना तय माना जाता था, और जहाँ जहाँ इन्होंने तोपखाना छोड़ दिया वहाँ इनका हारना भी तय माना जाता था। इनके बाद जल सेना भी हुआ करती थी, हालांकि इन्होंने जल सेना पे उतना ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से यूरोपीय लोग जो है वो भारत में आसानी से कब्जा कर पाए। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के जो सेना होती थी उसमें अलग अलग प्रकार का वेतन होता था। इतना सब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये आप बस एक बार पढ़ने के लिए एक बार ये पढ़ लीजिएगा कि साधारण सैनिक को 8 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था। ये आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और सेना जो है वो कितने प्रकार की होती थी, तो देखिए मनसबदार जो लोग सेना प्रदान करते थे वो भी होते थे, अधीनस्थ राजा जो होते थे वो भी सेना देते थे, अहदी सैनिक होते थे, कुछ दाखिली सैनिक होते थे, है ना। ये सभी को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस सैनिक व्यवस्था आप याद रख लीजिए कि घुड़सवार वगैरह, पैदल सैनिक, इस प्रकार से सब हुआ करते थे। अब देखिए यहाँ पर एक है जागीर। जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था मनसबदार जो होते थे उनको। यहाँ से मैं दो चीज़ आपको समझा दे रहा हूँ। वैसे तो कल का लेक्चर जो था उसमें मैंने समझाया था। एक होता था जमींदार, जमींदार वर्सेस जागीरदार। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, जमींदार वर्सेस जागीरदार पूछ लिया था यूपीएससी ने, क्या फ़र्क है इनमें। जमींदार का जो इसकी व्यक्तिगत पुश्तैनी भूमि होती थी, इसके बाद जो ज़मीन होती थी वो व्यक्तिगत और पुश्तैनी होती थी, यानी राजा वो सम्राट जो है ये इससे छीन नहीं सकता था। मगर जागीरदार जो होता था ना, इसको जागीर दी जाती थी राज्य के द्वारा, यानी सम्राट इसको देता था जागीर, ये जो भी कार्य किया करता था उसके बदले, यानी जो सैन्य सेवा या जो सेवा ये दिया करता था उसके बदले जो है, उसके बदले इसको जागीर दी जाती थी। और जागीर तो वापस भी ली जा सकती थी। मान लो एक व्यक्ति है एक्स, मान लो ऐसे मान लें मान सिंह है, जयपुर वाले मान सिंह, आमेर वाले मान सिंह जो है ये है मनसबदार। तो जो मनसबदार नियुक्त होते थे उनको ही जागीर दी जाती थी। तो मनसबदार जो है ये मान लो 10,000 के मनसबदार हैं, इनको जागीर दे दी गई बहुत बड़ी। और मान सिंह जो है इनकी मृत्यु हो गई और मान सिंह का कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ, जो जिसको कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ जिसको कि 10,000 का मनसबदार बना के ये जागीर उनको दे दे। तो ये जागीर जो है ये जब्त करी जा सकती थी, किसके द्वारा, राज्य के द्वारा। और जागीरदार जो है, ये जो जागीरदार हुआ करता था और इससे जो जागीर दी जाती थी इससे ये क्या करता था, राजस्व तो वसूल कर सकता था, राजस्व वसूल करके अपनी सैन्य सहायता, सैन्य जो आवश्यकता थी उसके जितना ये रख के बाकी का राजस्व किसको दे दिया करता था, ये राजस्व दे दिया करता था सम्राट को। तो ये जमींदारी व्यवस्था में देखिए ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था, इसको छीना भी नहीं जा सकता था, ये इसकी व्यक्तिगत पुश्तैनी जमीन हुआ करती थी, है ना, विरासत में मिली हुई। ये जागीर जो है वो विरासत में मिली हुई संपत्ति या भूमि नहीं होती थी, ये सम्राट दिया करता था सैन्य सेवाओं के बदले में। ये डिफरेंस जो है आपको यहाँ पर याद रख लेना है ना। यहाँ पर इतना ही जानने वाला है और ज़्यादा कुछ जानने वाला नहीं है। इनकी नौसेना जो है वो कमज़ोर थी, इसीलिए यूरोपीय जातियों से ये पराजित हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए मनसबदारी व्यवस्था बताई गई है। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मनसबदारी व्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी, ये मनसब का अर्थ हुआ करता था पद, है ना, यानी कि जो भी इसको धारण करता था उसकी प्रतिष्ठा का सूचक ये बताया जाता था। और इसका उद्भव हुआ था मध्य एशिया में जो है, वहाँ से ये लिया गया है ना। तो जो अकबर की मनसबदारी व्यवस्था हुआ करती थी वो किस पर आधारित थी, ये
जो मंगोल नेता चंगेज़ खान था उसके दशमलव प्रणाली जो थी उस पर ये आधारित हुआ करते। देखिए यूपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन आ गया था एक बार कि मुग़ल जो साम्राज्य था या मुग़ल प्रशासन में बाहरी और विदेशी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनका मिश्रण था ये, तो आपको बताना था किस प्रकार से। तो मनसब जो है वो विदेशी था, जो चंगेज़ खान था उसके दशमलव प्रणाली पर आधारित था, तो ये विदेशी था। और ये तो बाहरी हो गया, तो जो है भारतीय कौन सी विशेषताएं होंगी, जो और बहुत सारी विशेषताएं थी कि ग्राम पंचायत हो गया, है ना, इसके काल में हुआ करती थी, वो इसकी भारतीय हो गई। फिर कौन सी हो गई, जो यहाँ की जातीय जो व्यवस्था वाली जो चीज़ें हो गई, है ना, ये सब चीज़ें, ज़मींदारी जो व्यवस्था थी वो यहाँ की खुद की व्यवस्था हुआ करती थी। इस प्रकार से यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन बन गया था, है ना। तो ये मनसब इस प्रकार से हुआ करता था, ठीक है। और इसके जो राजादेश हैं, जो प्रशासनिक इसके पत्र वगैरह हैं, उनमें भी मनसबदारी व्यवस्था का जिक्र हमें मिलता है। और ये जो है सब लोगों को मनसब जो है वो सबको दिया जा सकता था, है ना। अकबर के काल में सिर्फ काजी और सद्र जो था उसको छोड़कर सभी पदाधिकारी जो है उनको टाइम आने पर सैन्य संचालन के लिए बुलाया जा सकता था कि भाई जाओ और जाके लड़ो, है ना। इसलिए सब लोगों को मनसब दिया जा सकता था और सब लोगों को मनसब दिया भी जाता था। और जो लोग गैर सैनिक अधिकारी होते थे उनको जो मनसबदार देते थे, उनको जो मनसब दिए जाते थे उनको मनसबदार की जगह रोजिंदार कहा जाता था। तो मनसबदार या रोजिंदार बात एक ही है। अगर कोई सैन्य अधिकारी है तो मनसबदार, जो कोई सिविलियन है उसको दे दिया तो वो रोजिंदार कहलाता था, है ना। इस प्रकार मनसबदारी प्रथा जो है कृषि तथा जागीरदारी प्रथा का एक अभिन्न अंग ही हुआ करती थी। मैंने आपको बताया मनसबदारी व्यवस्था में क्या होता था कि मनसब दिए जाते थे और मनसबों में क्या जागीर ही दी जाती थी जिनको मनसब दिया जाता था। और इन मनसबों में क्या होता था, जात और सवार दो इसकी विशेषताएं होती थी, है ना। जात जो होता था वो उसका व्यक्तिगत पद होता था और सवार का मतलब था कि उसे कितने सैनिक रखने पड़ते थे, है ना। इस प्रकार से जात और सवार इसके दो भाग हुआ करते थे मनसबदारी व्यवस्था के, है ना। फिर देखें अकबर के काल तक तो ये काम ठीक चल रहा था, मनसब भी बहुत कम थे, परंतु जैसे जैसे आगे के शासक आते गए अपनी तरफ जो राजाओं को लुभाने के लिए वो और मनसब देते गए और इस प्रकार से इसमें मनसबदारी व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार जो है वो फैलने लगता है। यानी कि उसको सवार रखने में मान लो कि 10,000 और उसके बाद है ही नहीं, वो आके बता देगा कि मेरे पास 10,000 है पर वास्तविकता में उसके पास 7,000 ही है ना। इस प्रकार से भ्रष्टाचार भी फिर इसमें फैलने लगता है। 10 से लेकर 10,000 तक का मनसब हो सकता था कि भाई 10 का मनसब है, फिर 10,000 ही मनसब किसको दिया जाता था, है ना। ये यहाँ पर देखिए मनसबदार अमीर और अमीर आजम या उमरा कौन होते थे, ये यहाँ पर दिया गया है कि 10 से लेकर 500 का अगर किसी को मनसब मिलता था तो वो मनसबदार कहलाते थे। 500 से 2500 तक का कोई किसी को मनसब मिलता था तो वो अमीर कहलाते थे। और 2500 से ऊपर का किसी को मनसब दिया जाता था तो वो उमरा कहलाते थे, है ना। फिर जहांगीर के काल में आके इसमें एक प्रथा जो है 2 अस्पा और 3 अस्पा जो है इसमें मनसब में जोड़ दिया जाता है। यानी अगर 2 अस्पा है तो उसमें दुगुने सैनिक उसे रखने पड़ते थे और 3 अस्पा है तो उसे तिगुने सैनिक रखने पड़ते थे, बस यही इसमें फ़र्क है। यानी किसी का मनसब है मान लो कि 10,000, तो अगर उसको 2 अस्पा मनसब दिया गया है तो उससे 20,000 सैनिक रखने पड़ेंगे और अगर 3 अस्पा दिया गया तो उसे 30,000 सैनिक जो है रखने पड़ेंगे। ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और शाहजहां ने भी जो है इसमें भ्रष्टाचार जो था मनसबदारी व्यवस्था में उसमें रोकने की कोशिश करी थी। किस प्रकार से करी थी उसने क्या कर दिया था कि जो सवार इनको रखने पड़ते थे उनकी संख्या इसने कम कर दी थी। एग्जैक्ट कितनी कम करी थी ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है मशरूत। तो औरंगजेब के एक शासन में एक व्यवस्था हुआ करती थी मशरूत। उसके तहत क्या होता था, जो भी सक्षम मनसबदार हुआ करते थे उनका कोई महत्वपूर्ण पद जैसे कि फौजदार हो गया या किलेदार ऐसा, या कोई उनको विशेष काम के लिए भेजा जा रहा हो, विशेष अभियान पर भेजा जा रहा हो, ऐसे समय में उनके पद जो था उसमें अतिरिक्त वृद्धि कर दी जाती थी। उसका जो सवार पद था उसमें अतिरिक्त वृद्धि उसमें कर दी जाती थी। ये होता था मशरूत। समझ में आया आपको? मशरूत क्या होता था कि कोई जैसे मनसबदार हो गया, है ना, और या कोई फौजदार या कोई किलेदार हो गया, उसको कोई विशेष अभियान पे भेजा जा रहा है या कोई विशेष कार्य उसको दिया जा रहा है, उस टाइम के लिए उनका जो सवार पद था उसमें वृद्धि की जा सकती थी। मान लो यहाँ समझिए, नया पेज लेके मैं आपको समझाता हूँ। मान लो किसी का मनसब है 10,000 मनसबदार है वो, ठीक है, और उसको भेजा गया है कि मान लो आपको एक विशेष अभियान पे जाना है, आपको अफगानिस्तान जाना है और
अफगानिस्तान जीत के लाना है, और इसका मनसबदार 10 है, और ये दो इसपा और सी एसपा जो था उसके अकॉर्डिंग मान लो इसे 20,000 सवार रखने हैं। अब इसको एक विशेष अभियान पे भेजा जा रहा है, इसलिए इसका क्या कर दिया जाता था कि भैया आपको 20,000 नहीं, आपको 30,000 घुड़सवार रखने होंगे। ये होता था मशरूत, ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है। औरंगजेब के काल में ये हुआ करता था मशरूत। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए वित्त प्रशासन किस प्रकार से उस काल में हुआ करता था। तो राज्य की आय जो है वो मुख्य रूप से तो भू राजस्व से ही होती थी। तो राजस्व की आय के 4 स्रोत मुख्य खराज यानी कि भू राजस्व जो मिलता था वो, और भू राजस्व में देखिए अकबर ने और जो पूरा मुगल साम्राज्य था उसमें अलग अलग व्यवस्थाएं अपनाई की। जैसे सबसे पहले टोडरमल की एक प्रणाली थी, जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली में क्या हुआ करता था, देखिए जब्त से जब्त करने वाला याद मत रख लेना आप। जब्ती प्रणाली हुआ करती थी कि इसमें जो भी भूमि होती थी उसकी पूरी पैमाइश की जाती थी, उसका सर्वेक्षण किया जाता था, उसके बाद में कर निर्धारित जो किया जाता था वो होती थी जब्ती प्रणाली टोडरमल की। फिर एक करोड़ी व्यवस्था थी। करोड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि जो भी इसका भूमि हुआ करती थी उस भूमि को बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता था, और हर जो एक भाग था उसका 1 करोड़ रुपए, जो 1 करोड़ दाम, 1 करोड़ दाम, रुपए नहीं दाम, वो रुपए में 2.5 लाख रुपए के बराबर होते थे लगभग। तो दाम क्या होता था, तांबे का एक मुद्रा हुआ करती थी ना वो, तो 1 करोड़ दाम जो है हर हिस्से की जो कर निर्धारित कर दिया जाता था, जमा निर्धारित कर दी जाती थी। ये थी करोड़ी व्यवस्था। दहसाला प्रणाली क्या होती थी, दहसाला प्रणाली में क्या होता था, कोई भी क्षेत्र है उसका कर निर्धारण करने से पहले वो 10 साल पुराना रिकॉर्ड निकाला जाता था, यानी कि 10 साल तक का रिकॉर्ड निकाल के देखा जाता था कि यहाँ पर किस प्रकार की फसलें उगाई गई है और कितना कितना उत्पादन होता है। उस आधार पर जो है फिर कर निर्धारित कर दिया जाता था। फिर बटाई, नस्क और कनकूद पद्धति भी इसमें इस्तेमाल होती थी। बटाई में हमने देखा था ना कि लंक बटाई, रास बटाई, है ना, वो सब इसमें हुआ करता था। ठीक है, तो ये हो गया खराज। ज़कात क्या हुआ करता था, ये मुस्लिम जनता से लिया जाता था ज़कात, है ना, कि भाई आपके पास जो देने योग्य हैं, सक्षम हैं, वो अपनी संपत्ति का 2.5% जो है वो ज़कात दें। 1 मिनट में पानी पी लूँ। हालांकि हुमायूं ने इसे बंद कर दिया था, मगर फिर औरंगजेब ने इसे वापस चालू कर दिया। फिर होता था खुम्स। खुम्स में क्या होता था, खुम्स होता था लूट का जो माल होता था ना, वो होता था खुम्स, यानी कहीं से जाके लूटा, किसी मंदिर को लूट लिया, किसी राज्य को लूट लिया, किसी दूसरे राज्य पर हमला किया, वो हार गया, तो वहाँ से जो लूट का माल प्राप्त हुआ, है ना, खजाने से, वो सब जो है क्या उसमें भी सरकार का हिस्सा हुआ करता था, वो होता था खम्स। तो खराज, ज़कात, खम्स, और एक क्या रह गया, जजिया। जजिया लिया जाता था गैर मुस्लिम लोगों से, क्योंकि गैर मुस्लिमों को सेना में शामिल नहीं किया जाता था सामान्यतया, और इसलिए ये माना जाता था कि ये धर्मनिरपेक्ष कर है, क्योंकि आप लोगों को सेना में शामिल होने से छूट मिली हुई है, इसलिए हम आपसे ये कर ले रहे हैं, जजिया कर। ठीक है ना। फिर है पेशकश। पेशकश क्या हुआ करती थी कि राजा से मिलने कोई भी आता था, सम्राट से मिलने जब कोई आता था, कोई अमीर, कोई मनसबदार, कोई पदाधिकारी, कोई राजा, कोई अधीनस्थ राजा, ये जमींदार, ये कोई मिलने आता था तो खाली हाथ नहीं आया करते थे, है ना। तो वो क्या करते थे, राजा के लिए कुछ सोने के उपहार वगैरह लाया करते थे, कुछ मुद्राएं जो भी उनसे बन पड़ती थी वो लाया करते थे, वो होती थी पेशकश या नजराना या नज़र। जोधा अकबर मूवी आपने देखी होगी, उसमें लाते हैं ना पेशकश या नजराना। फिर है जब्त की गई भूमि। जब्त की गई भूमि कौन सी होती थी कि मान लो किसी को जागीर दी है, मैंने आपको ये उदाहरण पहले भी दिया है कि जागीर दे दी किसी मनसबदार को, वो जागीर का उसका वैध उत्तराधिकारी नहीं रहा, तो वो जागीर जो है जब्त कर ली जाती थी मुगल साम्राज्य के द्वारा, वो होती थी जागीर। ये वाली जब्त की गई जो संपत्ति को, वो जब्ती व्यवस्था से आप कंफ्यूज मत कर देना, ये वाली जब्ती व्यवस्था से आप इसको कंफ्यूज मत कर देना, है ना, ये जब्ती व्यवस्था अलग है। मैं हो गया था वहाँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जब मैं पढ़ाई करता था, मतलब पढ़ता तो अब भी हूँ, जब मैं आपके से उस टाइम में था तब। फिर है टकसाल। टकसाल क्या हुआ करते थे कि जहाँ पर जो टकसाल वैसे भी आप जानते हैं कि जहाँ सिक्के छपते हैं, सिक्के जो है वो छपते क्या है, सिक्के तो ढाले जाते हैं, तो जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं वो, फिर मान लो किसी को घिसा पिटा अगर सिक्का बदलवाना है तो उसके मूल्य में फिर वो कटौती करके वो दिया करते थे, वो होता था टकसाल वाला। इस प्रकार से भी जो है राज्य को फ़ायदा हुआ करता था, आय हुआ करती थी। अब है भू राजस्व। करोड़ी व्यवस्था भू राजस्व की होती थी, मैंने आपको समझा ही दिया है ना, यहाँ पर देख के दिया होगा। हर भाग की मालगुजारी 1 करोड़ रुपए जो है वो निर्धारित कर दी जाती थी। अब यहाँ पर एक शब्द आया खालसा भूमि। खालसा भूमि क्या है ये मैं समझा देता हूँ आपको। 2 प्रकार की भूमि हुआ करती थी, एक खालसा भूमि, एक कौन सी भूमि हुआ करती थी, जागीर भूमि।
तो जो खालसा भूमि हुआ करती थी ये केंद्र की भूमि हुआ करती थी, यानी सम्राट के सीधे ये अंडर में आया करती थी। इसका जो भी लगान इससे मिलता था, जो राजस्व प्राप्त होता था, वो सीधा केंद्रीय जो कंसोलिडेटेड फंड होता था ना, संचित निधि में सीधा जाता था। ये केंद्रीय संचित निधि में सीधा जाता था केंद्रीय भूमि, है ना। जैसे आज के अगर आप देखा जाए तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो है खालसा भूमि। और जागीर क्या होती थी, जो किसी जागीरदार के अंडर में आती थी, और फिर वो जागीर से जो पैसा होता था, जो अपनी आवश्यकताएं पूरी होने के बाद में पैसा बचता था, वो जाता था संचित निधि जो होती थी केंद्र की, उसमें। तो जागीर से भूमि और खालसा भूमि में आप समझ गए ना। जागीर मतलब जो किसी राजा की, अधीनस्थ राजा वगैरह की होती थी, या किसी जागीरदार मनसबदार को दी हुई, मनसबदार वगैरह को दी हुई भूमि। और खालसा भूमि मतलब उस पर सीधा डायरेक्ट सेंटर का कंट्रोल हुआ करता था, सम्राट का। ठीक है, ये समझ गए। दहसाला पद्धति मैंने आपको समझाई दी है। पिछले 10 वर्षों का उत्पादन देखा जाता था कि कितना हुआ है, उसके आधार पर कीमतों का औसत निकाला जाता था, और फिर जो है वो कर तय किया जाता था। ये मैंने आपको समझा दिया। जागीर प्रथा मैंने आपको समझा दी क्या होती थी, है ना। फिर अल्तमगा नामक एक नई जागीर प्रथा की भी शुरुआत उस काल में की गई थी। तो अल्तमगा क्या थी, तो अल्तमगा भी एक जागीर प्रथा ही हुआ करती थी। फिर क्या होता था, देखिए धीरे धीरे जैसे आगे के जो शासक आते गए, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस प्रकार से जब आगे आने वाले शासक आते गए, तो उन्होंने खालसा जो भूमि हुआ करती थी उस भूमि को इन्होंने किस में बदलना शुरू कर दिया, उसको जागीरों में बदलना शुरू कर दिया। क्योंकि अब नए नए जागीरदारों को तो साथ में लाना था, और जागीरें उनको देनी पड़ती थी, और राज्य ये जीत नहीं रहे थे, और भूमियाँ ये क्षेत्र जीत नहीं रहे थे, इसलिए उस खालसा भूमि को ही जागीर भूमि में बदलना पड़ जा रहा था इनको। ठीक है, और इन्होंने शाहजहां ने ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन किया। अब मैं ठेकेदारी प्रथा क्या होती है ये आपको मैं नहीं लेके समझा दे रहा हूँ। ठेकेदारी प्रथा ये भी पूछी जा सकती है, ठेकेदारी या इजारेदारी प्रथा। यह प्रथा क्या हुआ करती थी, इसमें क्या होता था कि एक जो ज़मीन हुआ करती थी, उस ज़मीन को क्या करते थे कि जो सबसे ऊंची बोली लगाता था, सबसे ऊंची जो बोली लगाता था, ऊंची बोली लगाने वाले को वो जागीर दे दी जाती थी, है ना। मान लो ये जागीर है, ये क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि होती है, यहाँ पर जो है नीलामी करी जाती थी कि भैया ये जो जागीर है ये हम जो है वो आपको बेचने के लिए तैयार हैं, आपको स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं। इसके ऊपर इतना जो है कम से कम जो है इतना होना चाहिए कि मान लो 1 करोड़ रुपए जो है कम से कम इसका होना चाहिए, राजस्व इससे मिलना चाहिए। इससे आगे जो बोली ऊपर लगाएगा उसको ये जागीर दे दी जाएगी इतने समय के लिए, वो है हमें इतना रुपए आप दे देना, बाकी के पैसे आपके, है ना। तो ये होती थी ठेकेदारी व्यवस्था या इजारेदारी प्रथा, है ना। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये होती थी इजारेदारी प्रथा, यानी ठेके पर भूमि दे देते थे और उनसे जो पैसे वसूल कर लेते थे, बाकी उनको अधिकार दे दिए जाते थे राजस्व वसूल करने के, है ना। तो ये ठेकेदारी प्रथा हुआ करती थी। तो जागीरदारी और इजारेदारी प्रथा को अधिक पसंद किया जाने लगा अकबर के बाद में धीरे धीरे, है ना। अकबर के काल में तो मनसबदारी व्यवस्था और खालसा भूमि उस काल में अधिक हुआ करते थी। अब देखिए आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक अवस्था जो है वो उस काल की संपन्न ही मानी जाती है वैसे तो देखा जाए तो। और जो राज्य की समस्त भूमि थी वो कितने भागों में विभाजित थी, 3 भागों में विभाजित हुआ करती थी। एक थी खालसा भूमि, एक थी जागीर भूमि, ये तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। खालसा मतलब सीधे सेंटर के अंडर में, जागीर किसी जागीरदार के अंडर में आया करती थी। एक होती थी सयूरगल या मदद-ए-माश भूमि। देखिए ये भी याद रख लेना, मदद-ए-माश भूमि क्या हुआ करती थी, ये वो भूमि हुआ करती थी जो किसी को हमने दान में दे दी, हमने मतलब राज्य ने, सम्राट ने किसी को दान में दे दी, जिसने कुछ बहुत बढ़िया काम किया हो, है ना। तो वो होती थी सयूरगल या मदद-ए-माश भूमि, जिसको ऊपर जो है राज्य को राजस्व प्राप्त नहीं होता था, बस राज्य ने किसी को दे दिया, है ना। जैसे 5 जो थर्ड गुरु थे अमरदास जी, इनको 500 बीघा ज़मीन दे दी थी, 500 बीघा ज़मीन ये दे दी अमरदास जी को अकबर ने। तो ये ज़मीन क्या होगी, सयूरगल भूमि हो गई ये, या मदद-ए-माश भूमि। अब इससे राजस्व प्राप्ति होगी वो कौन लेगा, अमरदास जी ही लेंगे, मुगल साम्राज्य को वो आय प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार से समझ में आया आपको, ये हो गया मदद-ए-माश भूमि। फसलें जो है किस प्रकार की उगाई जाती थी, कल वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको बता दिया कि रबी की फसल, खरीफ की फसल उगाई जाती थी, है ना। और चावल बंगाल में तो बहुत प्रकार के उगाए जाते थे, 50 प्रकार के तो चावल ही उगाए जाते थे, है ना। और जिन्स ए आला या जिन्स ए कामिल, जिन्स ए कामिल
मैंने बताया था आपको जिनसे कामिल कौन हुआ करती थी, जो सर्वोत्कृष्ट या सर्वोत्तम जो फसलें हुआ करती थी, जिनमें क्या आता था, जिनमें गन्ना आ गया, जिनमें कपास आ गया, जिनमें चावल वगैरह आ गया, ये जिनसे कामिल में आया करती थी। सिंचाई की व्यवस्था देखिए, मैंने आपको बताया था कल वाले जो लेक्चर था उसमें कि किस प्रकार से बाबर जो है वो अपने बाबरनामा में भी बताता है कि यहाँ की फसलें तो जो है वो मुख्यतः किस पर आधारित है, वर्षा आधारित कृषि ही यहाँ पर हुआ करती है। मगर परंतु मुग़ल सम्राटों ने आर्टिफिशियल जो सिंचाई तकनीक व्यवस्था है उसकी भी व्यवस्था की थी। जैसे कि शाहजहाँ ने एक तो नहर फैज बनाई थी यमुना नदी पर, और एक शाही नहर बनाई थी इन्होंने, शाह नहर। मैंने कल आपको बताया था ना, शाह नहर, वही शाही नहर या शाह नहर है, वो शाहजहाँ ने बनवाई थी। कहाँ पर? लाहौर में। इस प्रकार से सिंचाई की व्यवस्था हुआ करती थी। खनिज उत्पादन देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। 1 मिनट पानी पी लो मैं। इस काल में शोरा एक महत्वपूर्ण खनिज हुआ करता था जिसकी यूरोपीय देशों में मांग हुआ करती थी। अब आप सोचेंगे सर ये शोरा कौन सी बला है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? आपने तोप देखा है? उस तोप से बारूद गोला निकलते देखा है? वो गोला किससे बाहर निकलता है? क्या भरा जाता है उसमें? बारूद। और वो बारूद किसी से तो बनता होगा, वो बारूद बनता है इसी शोरे से, है ना। तो खनिज जो है, शोरा एक महत्वपूर्ण खनिज हुआ करता था। सोना जो है वो भी हमारे यहाँ मिला करता था। बिहार की जो नदियाँ हैं वहाँ पर सोना मिला करता था। तांबा भी हमारे यहाँ हुआ करता था। कहाँ? राजस्थान की खेतड़ी, एक खेतड़ी लिखा हुआ है, वो है खेतड़ी। ये झुंझुनू जिले में पड़ती है, झुंझुनू जिले राजस्थान में ये पड़ती है। खेतड़ी तो देखिए ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता से ही अपने यहाँ महत्वपूर्ण स्थल रहा है। फिर लोहा जो है देखिए, बंगाल, यूपी, आगरा, बिहार, दिल्ली, कश्मीर, सब जगह जो है वो लोहा मिला करता था उस काल में। दिल्ली का मतलब सिर्फ दिल्ली शहर आज का नहीं, दिल्ली का जो क्षेत्र उस काल में हुआ करता था वहाँ पर, ठीक है ना। तो शोरा हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, इस प्रकार से खनिज उस काल में मिला करते थे। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट जो हैं, जैसे कि मुगल काल में कौन कौन से विदेशी यात्री आए, ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ये फैक्ट हैं, ये फैक्ट का तड़का बहुत ज़रूरी है, बीच बीच में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो रॉल्फ फिंच नाम का एक ब्रिटिश यात्री आया था अकबर के काल में, और उसने क्या कहा था कि आगरा शहर जो है वो फतेहपुर सीकरी से बड़ा है, और आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों शहर मिलकर लंदन से बड़े हैं। ये किसने कहा था? रॉल्फ फिंच ने कहा था। हालांकि किसने कहा था ऐसा सवाल यूपीएससी नहीं पूछती है, पर इतना पूछा जा सकता है कि रॉल्फ फिंच जो है किसके काल में भारत आया था। ये ब्रिटिश यात्री हुआ करता था, अकबर के काल में आया करता था। मोंसेरोट, फादर एंथोनी मोंसेरोट जो है ये भी अकबर के काल में आया था, और शहजादा मुराद जो था, जिसकी मुराद पूरी नहीं हो पाई थी, उस जो है उसका शिक्षक ये हुआ करता था। विलियम हॉकिंस, ये तो याद रखना आपको, जहांगीर के काल में आया था विलियम हॉकिंस, और ब्रिटिश ये हुआ करता था विलियम फिंच। देखिए ऊपर वाला रॉल्फ फिंच है दोनों ब्रिटिश यात्री, वो अकबर के काल में, और ये जहांगीर के काल में आया था विलियम फिंच। विलियम फिंच जो है ये ब्रिटिश यात्री हुआ करता था, और ये आया था जहांगीर के काल में। जो अनारकली डिस्को चिली, तो अनारकली की जो दंत कथाएँ थी वो इसने विलियम फिंच ने बताई थी। फिर है सर टॉमस रो तो जो है वो भी जहांगीर के काल में आया था। मैंने आपको बताया था मुगल दरबार में जो षड्यंत्र हो रहे थे वो उनका भंडाफोड़ यही करता है। फिर एक था एडवर्ड टेरी, ये भी जहांगीर के काल में आता है, ब्रिटिश ही होता है। निकोलस डाउंटन, ये भी जहांगीर के काल में आता है। निकोलस विलिंगटन, तो निकोलस डाउंटन, निकोलस विलिंगटन, है ना। थॉमस कॉरियत, ये ब्रिटिश काल में आता है। पेलसोर्ट, फ्रांसिको पेलसोर्ट, ये डच आदमी था, ये भी जहांगीर के काल में आता है। सबसे ज़्यादा जहांगीर के काल में आए थे। फिर एक याद रख लेना, देखिए ये तो याद रख लेना आपको, ये ट्रेवरनियर, ये जो था जीन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर, ये फ्रांसीसी हुआ करता था, और इसका नाम क्या है यात्रा वृत्तांत का? ट्रेवल्स इन इंडिया। ट्रेवल्स इन इंडिया के नाम से इसने यात्रा वृत्तांत लिखे थे। किसने? तो ट्रेवरनियर थे इसने। एक था बर्नियर, फ्रांसीसी बर्नियर, ये हमने देखा था, और ये शाहजहां के काल में आया था फ्रांसीसी बर्नियर। और ट्रेवरनियर किसके काल में आया था? जहांगीर के काल में आया था। याद रखना इतना आपको, है ना। तो ट्रेवरनियर, बर्नियर, वैसे तो मेरे हिसाब से आपको सारे याद ये रख लेने हैं। ट्रेवरनियर किसके काल में आया था? ये आया था जहांगीर के काल में, और इसकी पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन इंडिया, जो विवरण है इसका। और वर्नियर जो था फ्रांसीसी बर्नियर, ये आया था फ्रांस से, और ये दोनों थे फ्रांसीसी, और ये आया था शाहजहां के काल में। ठीक है, चलें आगे। उसके बाद में देखिए उद्योग धंधे उस काल में किस प्रकार से हुआ करते थे। तो उद्योग धंधों में देखिए जैसे वस्त्र उद्योग उस काल में बहुत फेमस हुआ करता था। अहमदाबाद, सूरत, पाटन,
राजस्थान का अजमेर हो गया, यहाँ पर इस प्रकार से बहुत वस्त्र उद्योग अपना फल फूल उस काल में रहा था। और पटना को अम्बुरती वस्त्र वस्त्र जो था वो तो उपलब्ध हुआ करता था पटना में, अम्बरती वस्त्र जो था वो वाला, ठीक है। और वाफ्ता जो था उसको उच्च कोटि का वस्त्र बतलाया गया किसमें, आईने अकबरी में। मैंने आपको एक बार बताया था शाटक नामक वस्त्र बनाया जाता था मथुरा में, प्राचीन भारत में, है ना, गुप्त काल वगैरह में। रेशम जो है वो भी अपने उद्योग भी अपने यहाँ विकसित हुआ करता था। रेशमी वस्त्रों का एक प्रकार था ताफ्ता, ये हालांकि आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर है मलमल, तो विश्व में अपना मलमल जो है तो विश्व में प्रसिद्ध हुआ करता था। और एक गलीचा जो है ये इसका निर्माण भी किया जाता था, और वो यूरोपीय जो आवश्यकताएं थी उनको ध्यान में रखकर ये बनाए जाते थे। फिर व्यापार वाणिज्य जो है ये भी हुआ करता था, आंतरिक व्यापार भी होता था, बाह्य व्यापार भी हुआ करता था। मैंने आपको बताया था कि देखिए चीन में एक वंश आया था, फिर पर्शिया में एक वंश आ गया था, है ना, फारस में, और एक भारत में मुगल वंश आ गया था। उधर जो है अपना कौन सा वंश होता है इटली में, सॉरी तुर्की में एक जो है शासन वहाँ पर आ जाता ऑटोमन साम्राज्य। इस प्रकार से जो है पूरे विश्व में उस काल में थोड़ी शांति रहती है। इस वजह से आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार जो है वो भी खूब फलते फूलते हैं। और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको याद रखने के लिए, पेन में दूसरा लेके आपको बता दूँ। हाँ जी, आप यहाँ देखिए वैश्य, मारवाड़ी, चेट्टी, बंजारा, ये कौन हुआ करते थे, ये व्यापारी हुआ करते थे। यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछ लिया था कि बंजारा जो है मध्यकाल में कौन हुआ करते थे, तो बंजारा लोग जो थे वो हुआ करते थे व्यापारी समुदाय हुआ करता था। हाँ जी, तो बंजारे लोग व्यापारी समुदाय हुआ करते थे। वैश्य से आप समझ जाओगे, मारवाड़ी और चेट्टी लोग है ना, ये मारवाड़ी नहीं है, ये मारवाड़ी है, मारवाड़ी समुदाय होता है ना राजस्थान में, तो वही है ये मारवाड़ी, चेट्टी, बंजारा और वैश्य लोग ये हुआ करते थे व्यापारी लोग उस काल में, है ना। और निर्यात हम किसका करते थे, कपड़े का, शोरा मैंने आपको बताया जिससे बारूद बनती है, नील, चीनी, अफीम, मसाले और मलमल, इन चीज़ों का हम उस काल में निर्यात किया करते थे। और जो फेमस बंदरगाह जो है ये आपको याद कर लेने हैं, कौन से थे, लाहौरी बंदरगाह है, सॉरी जो सिंध का बंदरगाह है वो मालाबार में बंदरगाह हुआ करते थे, कोचीन और कालीकट, इससे भी आप पहचान जाओगे। पाटन, खंबात, भड़ोच, यूपीएससी जैसे ऐसे पूछ लेगी, कोचीन, पाटन, खंबात, भड़ोच, सतगांव, सोनार, ये मध्यकालीन भारत में क्या थे, महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर, महत्वपूर्ण बंदरगाह है और राज्यों की राजधानी, प्रांतों की सूबों की राजधानियाँ, इस प्रकार से पूछ लेगा वो आपको। तो ये क्या हुआ करते थे, ये पत्तन हुआ करते थे, बंदरगाह हुआ करते थे। सतगांव, सोनारगांव बंगाल में, रत्नागिरी, दाभोल और भटकल, है ना, भटकल मैंने आपको बताया था, भटकल का किला बनाने की इजाज़त जो है वो दी गई थी, है ना। भटकल के किला बनाने की इजाज़त विजयनगर के साम्राज्य के जो थे उन्होंने दी थी पुर्तगाली लोगों को भटकल का किला बनाने की परमिशन, ठीक है। फिर आयात की प्रमुख मदें क्या हुआ करती थी, मंगाते क्या थे हम, चांदी, सोना, तांबा, हाथी दांत, कच्चा रेशम, औषधि, घोड़ा, है ना, इस प्रकार से टिन, सीसा, पारा, शराब तो हमेशा से मंगाए जाते हैं, यहाँ के लोग ही बेवड़े हैं भारत के, कालीन, इत्र, कस्तूरी, ये सब चीज़ें हम मंगाया करते थे बाहर के देशों से, ठीक है। और पटेला जो था एक प्रकार की नाव हुआ करती थी, और रंडा ये होता था अनाज ढोने वाले जानवर। और मुगल व्यापार अधिकारी जो होते थे वो भी व्यापार में भाग लिया करते थे, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। मुगल काल में कोई व्यवस्थित प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली तो नहीं थी, परंतु फिर भी साहूकार जो लोग और जो शराफ लोग थे वो ऋणों का लेन देन किया करते थे। सर्राफ कौन थे, मैंने कल का जो लेक्चर था उसमें भी सर्राफ के बारे में बताया था आपको। और ये जो है ऋणों के लेन देन का कार्य करते थे, हुंडियों के माध्यम से ये कार्य किया जाता था। देखिए हुंडियाँ क्या होती थी, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, शायद 2019 के बाद का 19 या 19 के बाद के किसी पेपर में पूछा गया कि हुंडियाँ जो है वो क्या होती थी। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के मैं अपने जो कम्युनिटी टैब है हमारे चैनल की ओर से उस पर डाल दिए जाते हैं रोज़ सुबह एक क्वेश्चन, तो आप वो देख लेना ताकि आपको एक दिशा मिलती रहे सही, यहाँ की किस दिशा में हमको पढ़ना है ना। तो हुंडी क्या होती थी, हुंडियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे भेजे जाते थे। मान लो जयपुर में एक व्यापारी बैठा है मनीराम जी, मैं आपको समझा देता हूँ वहाँ हुंडी क्या होती थी। हुंडी होती थी, ये होती थी इंग्लिश में इनको कहते हैं बिल्स ऑफ
एक्सचेंज, है ना, ये क्वेश्चन आ गया था। और बहुत लोग गलती करके आए थे। अभी तो आपको लगेगा जब मैंने बता दिया तो अरे यार सर ये तो इतना ईजी है, कोई भी कर देगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, मान लो जयपुर में एक साहूकार बैठे हैं मनीराम जी। मनीराम जी के पास में जाता है बनवारी लाल जी जाते हैं मनीराम जी के पास में, और बनवारी लाल जी को पैसे भेजने हैं बंगाल में बैठे हैं धनीराम जी बैठे बंगाल में, और बनवारी लाल जी को बंगाल में पैसे भिजवाने हैं अपने भाई धन्नालाल जी के पास। धन्नालाल जी के पास पैसे भिजवाने, तो सीधा बंगाल उस काल में सीधा ऐसा पैसे भिजवा नहीं सकते थे, बैंक तो था नहीं। तो बनवारी लाल जी जाएंगे मनीराम जी के पास में कि मनीराम जी मुझे बंगाल पैसे भिजवाने हैं धन्नालाल जी के पास में। मनीराम जी क्या करते थे, मनीराम जी का संपर्क हुआ करता था धनीराम जी से, तो धनीराम जी को ये बोल देते थे कि एक बंदा आएगा, ये वाला देखिए कुछ भी ये इनको दे देते थे, और इनकी साख हुआ करती थी, है ना, साख मतलब इतनी तो इनकी क्रेडिट हुआ करती थी कि इनकी बातें मान लेते थे। फिर धन्नालाल जी इधर से जाते थे धनीराम जी के पास, और जाके जो बनवारी लाल जी ने पैसे भेजे थे वो प्राप्त कर लिया करते थे, और फिर इन दोनों का जो है मनीराम जी और धनीराम जी का जो है हिसाब ये कर लिया करते थे अपने हिसाब से, और इनसे कुछ थोड़ा सा जो है शुल्क ले लिया जाता मनीराम जी द्वारा, और इस प्रकार से इनको पैसे प्राप्त हो जाते थे। ये था हुंडी व्यवस्था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब है देखिए मुगलकालीन सिक्के कौन कौन से हुआ करते थे, ये भी याद कर लेना है। एक बार पूछ लिया था यूपीएससी ने कि फणम क्या है। प्राचीन कालीन भारत में फणम क्या हुआ करते थे, तो फणम जो है कोई सैन्य अधिकारी हुआ करता था, किसी राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ये सिक्के या मुद्राएं हुआ करती थी, है ना, इस प्रकार से पूछ लिया था। तो ये भी पूछा जा सकता है। जब ये पूछा जा गया तो ये पूछने में क्या हर्ज है। तो रुपया हुआ करता था, चांदी का सिक्का जो शेरशाह ने जारी किया था, और वो ये कंटिन्यू रखते हैं। दाम होता था तांबे का सिक्का। मुहर, या ये भी पहचान जाओगे आप। संशब, ये आप याद रख लेना, ये नहीं पहचान पाओगे तो संशब होता था, ये भी सोने का सिक्का। इलाही समझ जाओगे आप, इलाही सिक्का होता था। जलाली जो है ये भी एक चांदी का चौकोर वर्गाकार सिक्का हुआ करता था। जीतल जो है वो तांबे का छोटा सिक्का होता था, और निसार जो है ये भी एक सिक्का हुआ करता था। आना भी एक सिक्का हुआ करता था, ये आपको याद रख लेना है ना। आना, निसार, जीतल, जलाली, इलाही, संशब तो आपको याद ही रखना है। मुहर, दाम, रुपया, ये हुआ करते थे मुगलकालीन सिक्के, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है मुगल काल में प्रचलित भू राजस्व प्रणालियाँ। तो बटाई प्रणाली, खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई, ये तो मैंने आपको बताया गया है ऑलरेडी। कनकूत जो थी उसमें भूमि को 3 भागों में बांटकर फिर विभाजन कर दिया जाता था। फिर जब्ती प्रणाली मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि ठीक तरीके से उसका सर्वेक्षण भूमि का किया जाता था, उसके बाद में जो है कर निर्धारित किया जाता था। नष्क प्रणाली भी कर से संबंधित ही थी। प्राचीन कालीन भारत में या मध्यकालीन भारत में नष्क क्या हुआ करता था, तो नष्क प्रणाली हुआ करती थी राजस्व निर्धारित करने की एक प्रणाली। इजारा प्रणाली, मैंने इजारेदारी व्यवस्था आपको बताई दी है, जिसमें ठेके पर दी जाती थी। बटाई प्रणाली, जब्ती व्यवस्था या दहसाला पद्धति मैंने आपको बता दिया है, 10 साल का लेके उसके आधार पर औसत निकालकर कर निर्धारित किया जाता था। नस्क या कनकूत जो है ये भी क्या हुआ करता था, एक भू राजस्व की प्रणालियाँ ही हुआ करती थी। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है फारसी में अनुवादित कुछ रचनाएं दी गई, जैसे रज्मनामा। देखिए यूपीएससी ने यहाँ से पूछ लिया था रज्मनामा क्या है, तो रज्मनामा है जो महाभारत अपनी है उसका फारसी में अनुवाद है रज्मनामा। और ये किसने किया था, नकीब खां, बदायूनी, फैजी और अबुल फजल। फैजी और अबुल फजल शेख मुबारक के पुत्र दो, फैजी बड़ा भाई, अबुल फजल छोटा भाई। और बदायूनी के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो बदायूनी भी इनके मुग़ल दरबार में हुआ करता था। इसने किताब लिखी थी मुंतखब उत तवारीख, जिसमें मुग़ल जो अकबर है उसकी नीतियाँ जो है उसका आलोचना इसमें करी गई है, और बहुत सारी मुग़ल साम्राज्य से संबंधित और उसके प्रशासन से संबंधित जो है जानकारी हमें प्राप्त होती है मुंतखब उत तवारीख से। मुंतखब उत तवारीख किसने लिखी, तो बदायूनी ने ये लिखी है। इस प्रकार से लीलावती जो है फैजी ने इसका अनुवाद किया है। पंचतंत्र का अबुल फजल ने किया है। 52 उपनिषद का दारा शिकोह ने किया है ना। और सिंहासन 32 जो है इसका बदायूनी ने अनुवाद किया है। नल दमयंती की कथा जो है वो किसने, फैजी ने इसका अनुवाद किया है। ये देख रज्मनामा क्या है, तो रज्मनामा से पता ही नहीं लगेगा कि महाभारत है क्या है। तो इस प्रकार से जो थोड़े से कठिन होते हैं ना वो पूछने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, है ना। तो रज्मनामा क्या है, महाभारत। फिर यहाँ पर दिया गया है
कि मुग़ल कालीन जो फ़ारसी साहित्य है वो किस प्रकार से हुआ करता था। तुजुक बाबरी या बाबरनामा, ये तो बाबर ने खुद ही लिखी है, इसकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। ये किसमें, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाद में अब्दुल रहीम खान ने इसको फ़ारसी में अनुवाद कराया था, ठीक है। यहाँ से याद रख लेना आपको हुमायूं नामा, ये गुलबदन बेगम ने लिखा है। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन हुआ करती थी। और आपको यहाँ ज़्यादा याद रखने वाली, वैसे एक बार नज़र तो आप सब पे डाल लेना। तारीख़ रशीदी मिर्ज़ा हैदर दौलत ने लिखी है। कानून गो हुमायूनी खोदमीर के द्वारा लिखी गई है। सारी देखिए आपको याद होगी भी नहीं सारी, आप बाबरनामा एक याद रख लीजिएगा, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम याद रख लीजिएगा। अकबरनामा तो आप भूलिएगा ही मत, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है और ये बाबरनामा बाकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी से। मेरी वाली ये बुक उठा के यूपीएससी नहीं पूछेगी, एनसीईआरटी उठा के पूछेगी। एनसीईआरटी में बाबरनामा और अकबरनामा में, अकबरनामा के बारे में तो अच्छे खासे दिया गया। तो अकबरनामा जो आईन अकबरी उसी का एक भाग है, ये अबुल फजल ने लिखी थी, है ना। ये कुछ चीज़ें, मुंतखब उल तवारीख, ये देखिए अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी है। ये हिंदुस्तान का आम इतिहास से माना जाता है। और बदायूनी जो है वो अकबर की धार्मिक नीतियों की अक्सर आलोचना किया करता था, ठीक है। तुजुक जहांगीरी, पातशाहनामा, फुतुहात आलमगीरी, ये ईश्वरदास नागर ने लिखी थी। देखिए अगर आपको ऐसा लगेगा कि फुतुहात आलमगीरी किसी मुस्लिम ने लिखी होगी, तो यह है ईश्वरदास नागर ने लिखी थी फुतुहात आलमगीरी। ये देखिए कंफ्यूज कराने वाले क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। फिर मुंतखब उल लुबाब, ये खाफी खान ने लिखी थी, ठीक है। सिर्रे अकबर, ये तो दारा शिकोह ने लिखी थी। ये बस चीज़ें, 2-4 चीज़ें यहाँ से याद रख लेना। अकबरनामा और बाबरनामा, ये दोनों याद रख लेना आपको, ये क्योंकि मेंशन है किसमें, एनसीईआरटी में, है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से आज हमने जो है पूरा मुग़ल साम्राज्य से संबंधित जितना भी कुछ कवर हो सकता था हमने कवर कर लिया है। क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से और जो स्टैंडर्ड बुक है उससे, दोनों से मैंने आपको पढ़ा दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बाहर गया तो किसी के बाप को भी वो क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, जितना मैंने पढ़ाया आपको उतना पढ़ लेना है। कल जो है हम देखेंगे कि किस प्रकार से मराठा शक्ति है उसका अभ्युदय होता है। तो मराठा राज्य के बारे में हम थोड़ा सा कल जानेंगे, है ना। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, उस पर यहाँ से आप इसे स्कैन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सलाह देनी हो या कोई सलाह लेनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।